माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसके विषय में हम पूरी जानकारी देंगे। यानी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को हम समझाएंगे। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में इसका मतदान जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसी को कहा जाता है, यानी सीधे जनता से न चुन करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। गुप्त मतदान प्रणाली होती है। वरीयता क्रम में लिखा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे वरीयता दिया जाता है। काउंटिंग के समय उसका महत्व होता है। अब आइए हम बताते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी, पहली तो भारत का नागरिक, ये सबसे मस्ट है। दूसरे में उम्र सीमा हो गई। तीसरा संसद सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। चौथा योग्यता में लाभ के पद पर न हो। और पांचवें में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। विधायक, निर्वाचित विधायक किसी भी राज्य के या संसद सदस्य राष्ट्रपति के प्रस्तावक हो सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद 5 साल के लिए होता है। भारत का राष्ट्रपति कितने अवधि तक पद पर रहेगा उसका वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 56 में ही राष्ट्रपति की पदावधि, शपथ ग्रहण और त्याग पत्र का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का अपने पद पर 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः चुनाव होता है। शपथ ग्रहण की बात आती है तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश होते हैं। त्यागपत्र वह उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है, जिसमें उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे पुनर्निर्वाचन, इसको समझ लीजिए। पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव में भाग ले सकता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। दूसरी बार भी वह प्रेसिडेंट हुए, तीसरी बार भी वो चुनाव लड़ सकते थे, चौथी बार भी लड़ सकते थे। उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में शपथ की बात है और 61 में महाभियोग की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगता है? जब भारत का राष्ट्रपति संविधान के विपरीत काम करे तो उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है। यह प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं है। उसमें होता क्या है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। दोनों सदनों में हम प्रस्ताव लाएंगे महाभियोग का। अगर 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित जो हुआ त्यों वो पद से हट जाएंगे। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया है। अभी भारत में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति निर्विरोध हो जाते हैं। तो भारत में एक कंडीशन आया था। भारत के एक राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, वह निर्विरोध चुने गए थे। बाकी लोगों का पर्चा सही नहीं था, उनका पर्चा एक ही बचा था, तो यह निर्विरोध चुन लिए गए। ये राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी एक सामान्य जानकारी है। और एक चीज़ और जानिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 1/6 मत नहीं मिलते हैं टोटल मत का, तो जमानत राशि जो जमा होती है वो जब्त हो जाती है। तो ये है राष्ट्रपति का चुनाव।
कभी भी यह मत भूल करिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है, या भूल कभी मत करिएगा भारत के राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी भारत में जो भी विधायक हैं चुने हुए किसी भी राज्य के हैं, और संसद सदस्य जो भी हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यों के विधायकों का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। ये जनसंख्या पर निर्भर होती है, उसका बाकायदे फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले पर इसको निकाला जाता है। तो हमारे कंप्यूटर क्लास में आज के लिए राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जानकारी इतना ही है। फिर अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और भी हम धीरे धीरे आपके समक्ष जीएस संबंधित तमाम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।